Good morning class. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 13. Why do we fall ill? Okay, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? So we are going to understand this chapter with topic wise. Okay, so let us move to the reading part. So cells are the basic units of living beings made up of organic chemical substances like protein, carbohydrates, fats or lipids, etc., and variety of inorganic substances such as water, minerals, gases, salts, etc. Okay. Living cell is a dynamic place. Something or the other is always happening inside a cell. In our tissues or organs, there are various specialized activities going on. Example, the heart is beating, the lungs are breathing, the kidneys are filtering urine, and the brain is thinking. All the activities of body are interconnected. For these activities, body cells and tissues need food to obtain energy and raw material. Anything that prevents proper functioning of cells, tissues and organs will lead to a lack of proper activity of the body. तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है कि जो हमारी बॉडी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो है हमारा सेल. ठीक है. अब हमारी बॉडी में कई टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. और जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं. ठीक है. और जब सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर्म करते हैं. ठीक है. ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनी है जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जो वो परफॉर्म करती है. ठीक है. अब इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, है ना. अब वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? जो फूड हम लोग खाते हैं. ठीक है. अब उस फूड में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी होना ज़रूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन, लिपिड, फाइबर्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट है होने के लिए ताकि हमारी बॉडी को पूरी अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिल सके और डिफरेंट पार्ट्स में जो बॉडी पार्ट्स में जो सेल प्रेजेंट हैं वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें. ठीक है. अगर इन सारे न्यूट्रिएंट्स में से किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसकी डिफिशिएंसी से हमें कोई ना कोई डिसीज़ पकड़ लेता है. ठीक है. और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही हम लोग अपने हेल्थ और उसके फेलियर के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में. ठीक है. सो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल. इट इज़ अ स्टेट फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी. बच्चों, पहले के ज़माने में जो हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ हम लोग इतना मेंशन करते थे, इट इज़ अ स्टेट फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी. मतलब अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम लोग हेल्दी हैं. बट आज के टाइम में डेफिनेशन बदल चुकी है. अगर कोई बंदा अगर फिज़िकली या इमोशनली सही नहीं है तो हम लोग उसको हेल्दी नहीं बोल सकते हैं. इसलिए जो हेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल. ओके. मतलब अगर हम लोग जो शरीर से अच्छे से काम कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारा दिमाग अच्छे से काम कर पा रहा है, सोच पा रहा है, ठीक है, और सोशली जब हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो अच्छे से हमारा माइंड फंक्शन कर पा रहा है, तो ये जब सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं तो हम लोग हेल्दी हैं. ठीक है. Now the next point is the health of all organisms will depend on their surrounding और environment. हमारा हेल्दी होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है. ठीक है. उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ डिपेंड करती है. बोथ फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ. ठीक है. एक तो जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट और जैसे लोग हमारे आसपास हैं जो वो उनकी बातों से जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है हमारे पास. ठीक है. तो हमारा माइंड उस तरीके से ही वर्क करता है. ठीक है.
अगर हमारे आसपास पॉजिटिव लोग हैं तो हम लोगों का माइंड पॉजिटिवली वर्क करेगा, क्योंकि पॉजिटिव बातें होंगी, किसी की बुराई या भलाई वगैरह ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग अपने मेन गोल की तरफ गोल ओरिएंटेड होके रहेंगे और अच्छे से हमारा माइंड फंक्शन कर पाएगा। बट अगर हम लोग ऐसे लोगों के आसपास में हैं जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं और गलत बातें करते हैं, तो फिर हम लोग जो है हमारा जो माइंडसेट होगा, हमारे जो थॉट्स होंगे, ओपिनियंस होंगे, वो भी नेगेटिव होने लग जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो बोथ फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग good health. Next point is, as human beings live in societies, our social environment is therefore an important factor in our individual health, and our physical environment is decided by our social environment. Okay. तो जैसे कि हम लोग अलग अलग गलियों में, मोहल्लों में और सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन्स होते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टाइप का फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने कि आपको प्रीवियस उसमें पॉइंट में बताया कि जैसे वहाँ पे हमारे सोसाइटी में लोग होंगे, जो लोग आसपास हैं हमारे, अगर वो पॉजिटिव हैं तो हमारे भी जो माइंड पे जो इन्फ्लुएंस होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वो नेगेटिव हैं तो हमारे भी माइंड के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है। In addition to personal hygiene, public cleanliness should also be maintained to ensure that we remain healthy. Okay, so अच्छा एक environment पाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साफ़ सफाई रहेगी, हमारे जो environment है आसपास, जैसे हमारा घर है, घर के बाहर ये वाले एरिया अगर साफ़ रहेंगे तो जो एक फ्रेश environment क्रिएट होगा, उससे भी हमारे माइंड के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा, ठीक है। मैनी अदर फैक्टर्स सच एज गुड इकोनॉमिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रियस फूड, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, जैसे अब हम लोगों ने फिजिकल और इमोशनल इन्वायरमेंट की बात कर ली, सोशल इन्वायरमेंट की बात कर ली, बट इकोनॉमिक कंडीशंस भी अगर पर्सनस की अच्छी हैं तभी वो खुश रह पाएगा, है ना। क्योंकि हम लोगों को अगर डेली जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए अगर हम लोगों को पैसे होंगे हमारे पास, तभी तो हम लोगों के सारे नीड्स फुलफ़िल हो पाएंगे, तभी हमारा माइंड हैप्पी रह पाएगा, है ना। अगर हमारे नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, अगर हमारा जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, तो भी हम लोगों की हेल्थ के ऊपर धीरे धीरे असर पड़ेगा, ठीक है। सभी को, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को अपना जॉब के लिए कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, और ये अच्छी कब होंगी, जब हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होगा, ठीक है। हमारे पास पैसे होंगे कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए या खर्च करने के लिए, अपने एजुकेशन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। तो जो अब हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी उसके साथ साथ अच्छी हो जाएगी, और हम लोग सोशली भी लोगों से जो जुड़ेंगे वो भी एक अच्छे तरीके से कनेक्शन बिठा पाएंगे। क्योंकि अगर हम हमारे दिमाग में टेंशन रहेगा तो फिर हम लोग अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे दूसरे लोगों से, ठीक है। और फिर हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, सोशली जब हम लोग मिलेंगे किसी से भी, तो हम लोग मोस्टली अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में, जो कि अच्छी नहीं है, उसके बारे में शेयर करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं सोशली, वो भी दूर होते जाएंगे हम लोगों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, डिसीज़ मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। We talk of disease when we find a specific and particular cause of discomfort. बीमारी को हम लोग एक सिंपल वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से हमें कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ठीक है। वी आर नॉट कंफर्टेबल इन सम कंडीशन, दैट मीन्स दैट वी आर अफेक्टेड बाय सम डिसीज़, ओके। तो डिसीज़ को डिस्क्राइब कैसे किया गया है, डिस्टर्ब ईज, ओके। मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं जो हमारे आराम में खलल डालता है, उसी को हम लोग डिसीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। बीइंग इन पुअर हेल्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग डिसीज्ड। इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज़, ओके। एक और टर्म आ जाता है पुअर हेल्थ का। अब अगर पर्सन की हेल्थ सही नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पुअर हेल्थ में है, बट दैट डजेंट मीन कि वो
किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, ठीक है। पुअर हेल्थ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो आप कभी सुबह सुबह एकदम देर से उठे हो, ठीक है, तो आपको बहुत ड्राउजी सा फील होगा, आपको बहुत लेजीनेस सा फील होगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, और आपका पूरा दिन ऐसे ही लेजीनेस में चला जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी जो कंडीशन होगी वो एक पुअर हेल्थ की कंडीशन होगी। बट ये कहते अगर आप वहीं सुबह एकदम मॉर्निंग में अच्छे से जल्दी उठ जाते हो, फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हो, योगा वगैरह कर लेते हो, तो आपको बहुत एक्साइटिंग फील होगा और आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, पुअर हेल्थ और बीइंग सफरिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिसीज, ठीक है। When we think about health, we think about societies and communities. On the other hand, when we think about disease, we think about individual sufferers. तो बच्चों जब पर्सन की हेल्थ अच्छी होती है तो वो आराम से अपनी सोसाइटी में किसी से भी घुलने मिलने में कंफर्ट महसूस करता है, ठीक है। बट जैसे ही वो बीमार पड़ता है तो वो एक टाइप से लोनलीनेस सा फील करने लग जाता है, ठीक है। तो उसको एक अलग रूम में रख दिया जाता है, उसकी अच्छे से केयर करनी पड़ती है। तो वो एक टाइप से इंडिविजुअली सफ़र कर रहा होता है और वो लोगों से जो है कनेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से, ठीक है। So next topic is diseases and its causes. Okay, symptoms and signs of the disease appear as a result of dysfunction of the affected body parts. These help to identify the disease that a person is suffering from. Okay, सो कभी भी कोई जब बीमारी हम लोगों को पकड़ती है, हमारी बॉडी में कोई भी वायरस एंटर करता है, तो वो कुछ ना कुछ साइंस छोड़ता है जिसे हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि निमोनिया होता है तो हमारे नेल्स पीले होने लग जाते हैं, यूरिन पीली आती है, ठीक है। तो कई सारे ये जो साइंस हैं इससे हमें पता चल जाता है कि हमें एक पर्टिकुलर डिसीज़ या पर्टिकुलर वायरस ने पकड़ा है, ठीक है। जैसे बुखार होता है हमें तो फिर हमारा शरीर का टेम्परेचर राइज करने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइंस शो करती हैं, सिम्टम्स शो करती हैं कि दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज़, ओके। Signs provide information about the presence of a particular disease. Signs are distinct for different disease. सारे जो डिसीज़ होते हैं उनके अपने अपने अलग अलग साइन होते हैं, ठीक है। Symptoms are the manifestation or evidences of the presence of disease. For instance, a person has a headache or cough or loose motion or wound with pus. All these are symptoms of some disease. Okay. Headache may occur due to stress or problem of eye, sight or blood pressure, or it may occur due to number of diseases, example malaria, typhoid, jaundice. Symptoms do not give any exact cause of the disease. Okay. कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ डिसीज़ ऐसे भी हैं जिनके लिए सिम्टम्स सेम है, तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सिम्टम या कौन सा साइन कौन से पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए साइन दे रहा है, ठीक है। तो किसी किसी के सिमिलर साइंस भी होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कई डिसीज़ के एग्जांपल देखे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे साइंस हम लोगों को सिमिलर मिल सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिशियंस लुक फॉर द साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज़, गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू फर्दर कन्फर्म द डिसीज़। ओके, सो इन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे डिसीज़ जो होते हैं उनके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, तो इसके लिए जो फिजिशियंस होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करवाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, है ना। तो इन सारी चीज़ों से जो भी वायरस होता है तो उसका हम लोग टेस्ट करके वो बता सकते हैं कि दैट ये वाला वायरस उसने पकड़ा, उसकी बॉडी में एंटर किया है, तो मतलब वो ये इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, ठीक है। Okay, so students, here is flow diagram given for you to differentiate the different types of disease. Okay, so diseases are of two types, that means one are congenital disease and other are acquired disease. Okay, so congenital diseases are those diseases which a particular person get inherited by their parents. Okay, वो diseases जो
किसी भी बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी में उसके पेरेंट्स से एंटर करते हैं वो कंजेंशियल डिसीजेज बोले जाते हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरे जो डिसीजेज होते हैं दैट आर नोन एज एक्वायर्ड डिसीजेज, ओके, ये बर्थ के बाद होते हैं। जैसे मिनिमम जो नॉर्मल जो खांसी जुकाम बुखार मलेरिया जॉन्डिस जो भी होता है, तो ये वो वाले डिसीजेज हैं जो बर्थ के बाद पर्सन अनहाइजीनिक कंडीशन में रह के या फिर वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन से ये एक्वायर करता है, ठीक है। कंजेंशियल डिसीजेज के एग्जांपल हम लोग कैसे ले सकते हैं, जैसे कि कंजेंशियल डिसीजेज में एड्स भी आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, शुगर की बीमारी जो होती है, डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं हम लोग, वो भी आ सकती है, ठीक है। तो कई ऐसी सारी डिसीजेज हैं जो कंजेंशियल डिसीज के एग्जांपल में आ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेज। Depending on their duration, diseases may be classified as acute or chronic. Okay, acute diseases last for short time and do not cause major health effects. Example: common cold, typhoid, etc. Okay, so the diseases which last for only shorter period of time are known as acute diseases. We have already seen the example, that is cold, common cold or typhoid. Okay, and chronic diseases are those which persist for a long time and hence cause prolonged ill health. Okay, so example are diabetes, tuberculosis, elephantiasis. Okay, क्रॉनिक डिसीजेज में वो बीमारियां जाती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, ठीक है, और पर्सन की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पहुंचाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो डायबिटीज़ और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां हैं ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होती हैं। अगर ठीक हो भी जाती हैं फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से पर्सन को पकड़ लेती हैं, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जो लॉन्गर टाइम तक चलती हैं वो आ जाती हैं क्रॉनिक डिसीजेज में, और जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं वो आ जाती हैं एक्यूट डिसीजेज में। ओके, now acute diseases get over very soon. They may not cause major effects on general health. On the other hand, a chronic disease will do so. Okay, अब क्योंकि एक्यूट डिसीज़ जो होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपनी जो जनरल हेल्थ होती है उसके ऊपर वो अफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। जैसे स्किन वगैरह हो गए, आइज़ वगैरह हो गए, हेयर्स हो गए, तो इनके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बट वहीं पे अगर बात करें जो क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं जो बहुत लंबे पीरियड के लिए चलने वाले हैं, वो काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डालते हैं हमारे जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसके ऊपर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि हमारी आइज़ का कलर चेंज होने लग जाएगा, ठीक है, हेयर फॉल होने लग जाता है, और जो स्किन है वो पीली पड़ने लग जाती है, हम लोग वीक होने लग जाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स देखने के मिलते हैं ये होते हैं क्रॉनिक डिसीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजेंशियल एंड एक्वायर्ड डिसीजेज। ओके, on the basis whether the disease occurs since birth or after the birth, these may be are broadly classified into two types, that is congenital disease एंड एक्वायर्ड डिसीजेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कंजेंशियल डिसीजेज वो डिसीज होते हैं जो बर्थ से इनहेरिटेड होके पेरेंट्स से बेबी में आते हैं, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मिटीज which are present since the birth. Okay, these may be caused by gene or chromosomal mutations. Okay, hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, Down syndrome, Turner syndrome. Okay, these are the examples of congenital diseases. ठीक है, ये बर्थ के टाइम से ही जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होते हैं। जेनेटिक चेंज जो बोलते हैं हम लोग उसी को जेनेटिक म्यूटेशन रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अपने आप कुछ बायोलॉजिकल चेंज जो जीन्स में हो जाते हैं पर्टिकुलर पर्सन के, उसी को जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एग्जांपल क्लेफ्ट पैलेट हेयर लिप, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाती हैं, ठीक है, जो उसको अफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिसीज, द डिसीज इज डेवलप्ड आफ्टर द birth, example common cold, typhoid, etc. They are further of two types, infectious and non-infectious disease। ठीक है, तो जो एक्वायर्ड डिसीजेज होते हैं वो भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए जाते हैं, जिसमें से एक आ जाता है इन्फेक्शियस डिसीजेज में, दूसरा आ जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज में। अब इन्फेक्शियस डिसीज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जुकाम वगैरह हो गया, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकते हैं।
बेसिकली इन्फेक्शियस डिसीज में वो डिसीज आ जाते हैं जो एक वायरस के थ्रू फैल रहे हैं, ठीक है। और वायरस की बात निकल के आई है तो अभी हम लोग वायरस की वजह से ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। और वो कौन सा वायरस है वो भी आप लोगों को पता है ना। So the human diseases are broadly grouped into different categories on the different basis. Causes of diseases, cause of disease may be immediate or contributory. Okay, the immediate or direct cause of an infectious disease is the causative agent, that is microorganisms, ठीक है। There are diseases that are not caused by infectious agents. Instead, they are mostly caused due to the internal non-infectious causes. These are contributory cause of disease. The contributory cause could be lack of good nourishment, poverty, or lack of public services. तो बच्चों कोई भी डिसीज़ जब हमें होता है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कोई हमारी मिस्टेक होती है, ठीक है, गलती होती है जिसकी वजह से वो डिसीज़ ने हमें पकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप की मिस्टेक्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक होती है इमीडिएट, दूसरा होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। ये दो कॉजेज़ होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिसीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो इमीडिएट होते हैं वो कौन से हैं। इमीडिएट डिसीज़ जो होते हैं वो जनरली हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोगों ने गंदा संदा खाना खा लिया, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, ख़राब खाना खा लिया, तो उसमें क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने हमारी बॉडी में एंटर कर लिया और हम लोगों को बीमार कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाते हैं इमीडिएट कॉजेज़ में, ठीक है, इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ डिसीज़, ठीक है। दूसरे होते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ ऑफ डिसीज़। उसमें क्या आ जाएगा, उसमें ऐसे डिसीज़ आ जाएंगे जो हमारे लंबे टाइम से धीरे धीरे हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, मतलब हम लोगों को जो खाना मिल रहा है उसमें जो एक्चुअल अमाउंट में जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट में कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो फर्स्ट रीज़न हो जाता है हमारा लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, ओके। वहीं पे बात करें सेकंड रीज़न जो है वो पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बोल सकते हैं, ठीक है। जब जो इंसान फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, तो वो अच्छी कंडीशंस में भी नहीं रह रहा है, ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहा है, ठीक है। और ये तो उसके बहुत पहले से चल रहा है ना, तो उसको जो एक्चुअल खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो अच्छी नरिशमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जो हाइजीनिक कंडीशंस में वो रहना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हो जाती हैं ये दूसरे पॉइंट में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल ऑफ कॉजेज, ओके। देर आर मैनी लेवल ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीजेज, ओके। लेवल मतलब यहाँ पे लेवल किसकी बात करें, जैसे एक मतलब स्टेज होती है ना हर चीज़ की, आपने सुना होगा जैसे कैंसर की स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में मोस्टली जो है लोग बच जाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, जैसे डायलिसिस वगैरह होता है तो फिर वो लोग बच जाते हैं, ठीक है। बट जब केस क्रिटिकल हो जाता है तो वो थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज बोला जाता है, ठीक है, जिसमें बचने के चांसेस थर्ड स्टेज में 50 to 60% हो जाते हैं और फोर्थ स्टेज में बहुत कम हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे लेवल ऑफ कॉजेज़ की बात करी जा रही है, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज देखेंगे, इट इज़ द इंटरमीडिएट और प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज। द इमीडिएट कॉज ऑफ इन्फेक्शन और डिसीज इज अ वायरस और बैक्टीरियम। सच इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिसीज आर टर्म्ड एज फर्स्ट लेवल ऑफ कॉजेज। तो बच्चों फर्स्ट लेवल ऑफ कॉजेज़ क्या है, जब हमारी बॉडी इमीडिएट किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हिट कर रही है या वायरस से हिट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें जब इनसे हम लोग बीमार पड़ रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट लेवल में आ जाता है, ये हमारा प्राइमरी कॉज हो जाता है किसी भी डिसीज़ को अपनी बॉडी में एंटर करने का मौका देना, ठीक है। सेकेंड लेवल ऑफ कॉजेज़ क्या है, there are factors which make a person prone to catching the disease. All individuals in a society are not equally susceptible to a disease. Lack of good nourishment becomes second level of disease. सेकेंड लेवल में बेसिकली हम लोगों की इम्यूनिटी की बात की जा रही है। अगर पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी है, उसका जो हम हेल्थ अच्छा है, तो वो जो डिसीज़ को अट्रैक्ट करने की जो
वो होती है, पावर होती है, वो कम हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी हेल्दी है, इम्यूनिटी है, तो वहाँ पे कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म या फिर वायरस वगैरह उसको आसानी से अपने नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। और अगर वहीं पे उसको बॉडी को एक्चुअल अमाउंट ऑफ नरिशमेंट नहीं मिल रही है, तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी और वो आसानी से दैट पर्सनस बॉडी विल बी प्रोन टू द कैचिंग टू डिसीज़। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल हो जाती है बैक्टीरिया और वायरस वगैरह से इन्फेक्ट करने की, सेकेंड लेवल हो जाती है इम्यूनिटी की, ठीक है। थर्ड लेवल क्या हो जाता है, सच अ कॉजेज प्रमोट्स प्रोननेस टू अ डिसीज, पुअर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइडिंग अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन द रीजन वेयर पीपल आर लिविंग इन द सोसाइटी एंड पॉवर्टी बिकम्स द थर्ड लेवल कॉज ऑफ द डिसीज। यहाँ पे जो थर्ड रीज़न है ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये अगेन बात आ रही है यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन की, ठीक है। जब पर्सन कोई भी एक अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहा है, उसको जो सप्लाई ऑफ फूड मिल रहा है या वाटर सप्लाई मिल रहा है वो अच्छा नहीं है, उसमें कुछ केमिकल्स मिक्स हैं और प्योर नहीं है वो, तो उसकी बॉडी धीरे 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 आराम से जो है अपनी इम्यूनिटी लूज़ करती जाएगी और वो बॉडी जो है दैट विल बी मोर प्रोन टू द डिसीजेज। ओके, एंड इट विल easily catch any harmful germs or bacteria to enter their body, and eventually the person will get affected and suffer from different types of diseases. Okay, so this is all for the today's session. Okay, and in the next video we will continue with the infectious and non-infectious diseases. Thank you.